बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और 5 फरवरी यूम यकजहती कश्मीर, दुनिया भर में पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम मिल के इस दिन को मनाते हैं और दुनिया को मैसेज देते हैं कि कश्मीरी और पाकिस्तानी यकजान और दो कालब हैं। आज इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सरबराह आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान साहब। सरदार साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। क्या कहते हैं कि जो 5 फरवरी है, इस दिन के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं तो मैसेज क्या जाता है और ये दिन कैसे शुरू हुआ, इसकी तारीखी जो अगर मैं पूछूं कि पस मंज़र क्या है तो क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे है कि ये जो कश्मीरियों की और पाकिस्तान की यकजहती का अमल है, ये बड़ा तारीखी अमल है। ये हर ज़माने में किसी न किसी दौर में मौजूद रहा है, लेकिन माजी करीब में जब आप देखते हैं 80 की दहाई में जब ये तहरीक एक वक्त में अपने ज़ोरों पर थी और हिंदुस्तान ने बहुत प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की हुकूमतें या सियासतदान इसके साथ नहीं है, तो अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, दर्जे बुलंद करे काजी हुसैन अहमद साहब के, उस वक्त जमात इस्लामी के अमीर थे। उन्होंने जमात इस्लामी की बुनियाद पर यह कॉल दी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम बाहर निकल कर सड़कों पर हिंदुस्तान की इस प्रोपेगेंडे को रद्द करे, ज़ाइल करे, क्या पाकिस्तानी कौम खड़ी है या नहीं खड़ी। तासर यह था कि हुकूमत अगर करे भी तो उसका एक तासर है, लेकिन बिल्कुल एक सियासतदान ने यह काम किया, एक मजहबी रहनुमा ने किया, तो सारी कौम ने उनका साथ दिया। एक तरफ से हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा था कि जो है वो घुसपैठी अंदर आए हुए हैं और सीज़ फायर लाइन के ऊपर से मुदाखलत हो रही है और पाकिस्तान लड़ाका फ़ौजी भेज रहा है और गोरिल्ले भेज रहा है, फलां कर रहा है। दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा था कि पाकिस्तान ने दस्तकशी इख्तियार कर ली है तहरीक आज़ादी कश्मीर से। तो ये काजी हुसैन अहमद साहब की शुरू हुई तहरीक जो है, अब बाद में ये सारी मुल्क गिर तहरीक बन गई और इसे पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो इसका एहतमाम करती हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो इसका इम्पैक्ट है दुनिया पे क्या पड़ता है, अक़वाम आलम पे क्या पड़ता है, और ये जो कश्मीरी हैं, कश्मीरी अवाम का जो हौसला है इससे बुलंद होता है इस दिन के हवाले से? देखिए, गुजारिश ये है कि इस दिन की बड़ी अहमियत है। एक तो ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो तहरीक चल रही है, उस तहरीक के बारे में हुकूमत पाकिस्तान का शुरू से मौक़िफ़ ये है कि हम इसकी सफारती, अखलाकी और सियासी तायद और हिमायत जारी रखेंगे। ये बैनुल-अक़वामी तौर पर एक तयशुदा हमारी पोजीशन है। पाकिस्तान की हुकूमतें किसी की भी हो, इस मौक़िफ़ पर कायम रही हैं और चलती आ रही हैं। अब उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि पब्लिक इस मामले में उसका रद्द अमल क्या है। तो ये जो दिन है, ये अगर आप देखें तो कहीं पुलों के ऊपर हाथों के जंजीरें बनाई जाती हैं, पाकिस्तान के परचम निकाले जाते हैं, तहरीक आज़ाद कश्मीर के परचम लेके लोग उठते हैं। एक यकजहती है जो जम्मू और कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के साथ की है। ये वो है कि ये अहले पाकिस्तान अपनी जवाबी उस बात का जो कायदे आज़म ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, तो अहले पाकिस्तान यकजहती के इस अमल को आगे बढ़ाते हैं। फिर ये है कि इसका इम्पैक्ट आप कहते हैं तो इसका बेपनाह इम्पैक्ट है। एक इम्पैक्ट ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जारी तहरीक है, उस तहरीक के लोगों को हौसला मिलता है कि खुजदार में, लोरालाई में, नवाब शाह में, बकर में, ज़ोब में, लिया में, मुजफ्फरगढ़ में, गुजर खान में, पेशावर में, मर्दान में लोग जो हैं वो कोयटा में, बलोचिस्तान में, वो जो कश्मीरियों के लिए निकले हुए हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि इस दिन की नक़ल हरकत से नई नस्ल के लिए एक पैगाम होता है और उनको बड़ी सी आगाही होती है कि 5 फरवरी कश्मीरियों के साथ यकजहती करनी है। तीसरी बात यह है कि सारी दुनिया को एक मैसेज जाता है कि पाकिस्तान का और जम्मू और कश्मीर का और पाकिस्तान का कैसा ताल्लुक़ है। एक फितरी ताल्लुक़ है, एक तारीख़ी ताल्लुक़ है, एक जोग्राफियाई ताल्लुक़ है। और ये जो आलमी तौर पर हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा करता है कि पाकिस्तान थक गया है, पाकिस्तानी कौम थक गई है, फलाह हो गया है, कश्मीर थक गए हैं, इन सारी बातों का इसमें तोड़ भैया हो जाता है। क्योंकि सारी दुनिया में आज पाकिस्तान के सफारत खाने जो हैं वो वहाँ पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ यकजहती का इज़हार कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो सरकारी सतह पर जो इसको यकजहती के अमल को बनाया जाता है। तो ये मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर चलने वाली तहरीक है, मज़ामतकार है, उनके लिए भी एक मैसेज है, हौसला अफजाई का मैसेज है। पाकिस्तान में नई नस्ल के लिए रहनुमाई का मैसेज है। आलमी बरादरी के लिए यकजहती का मैसेज है
کہ پاکستان اور کشمیر کے درمیان جو فاصلے پیدا کرنے کی غیر فطری طور پر فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہیں وہ نہ ماضی میں کامیاب ہوئی ہیں اور نہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور پڑی ہیں، بلکہ ان میں زیادہ پختگی آئی اور تیزی آئی ہے۔ تو یہ دن تحریک آزادی کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن جو عالمی حالات کے بدلتے ہوئے تناظر میں اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا کہیں گے کہ ان بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں جو کشمیر کا ایشو ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے حالات بھی بدل رہے ہیں، اس خطے میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ دیکھیے حالات جو ہے وہ کئی طرح کی کروٹیں لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ تمام تر خراب حالات کے باوجود پچھلے ہفتے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اس پر ہم نے بھی کشمیر سے باہر لوگوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں اور اس کو بہت اپریشیٹ بھی کیا ہے، میسیجز بھی بھیجے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف کشمیر کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف یہ 2 کروڑ کشمیریوں کا معاملہ، جموں و کشمیر کے لوگوں کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ جو ہے ہندوستان کی انتہا پسندی کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے اور ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے اس نے بہت خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ چین کی اور ہندوستان کی پنجہ آزمائی ہے اروناچل پردیش میں۔ ابھی پیچھے ہندوستان کے لیڈروں نے دورہ کیا تو چین نے آفیشلی پروٹیسٹ کیا کہ اس علاقے کے اندر کس لیے آپ نے دورہ کیا، یہ متنازع علاقہ ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ ٹینشن اپنی جگہ موجود ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ علاقائی طور پر پاکستان جو ہے سی پیک کے بعد اور اس درمیانی عرصے میں روس کے ساتھ بھی ہماری قربتیں ہو گئی ہیں، ایران کے ساتھ بھی تعلقات میں بہتری آ گئی ہے، ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی سفارتکاری بحال ہو گئی ہے۔ اب تہران میں OIC کا آفس کھلنے والا ہے اور جدہ میں ایران کی ایمبیسی کھلنے والی ہے۔ یہ جو سارے حالات ہیں، ان سارے حالات میں پاکستان کا ایک بڑا پیوٹل رول ہے، بڑا امپارٹنٹ رول ہے، بڑا مرکزی کردار ہے۔ تو پاکستان جب بھی کوئی کردار ادا کرنے لگے گا تو اپنے جو علاقائی اور گلوبل اس کی ابلیگیشنز ہیں اس میں جب دیکھیں گے آپ تو کشمیر سیر فہرست آتا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی بات ہے، قومی کشمیر پالیسی آ گئی، ہم نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو عالمی برادری کے لیے اس پالیسی میں بھی ایک میسیج چلا گیا ہے کہ ہم بہر صورت اپنے تمام تنازعات، خواہ وہ آبی جارحیت کے معاملات ہوں، خواہ وہ سیاچن کے معاملات ہوں، وہاں سے فوجیں پیچھے آگے کرنے کا معاملہ ہو اور یہ دوسرے معاملات ہوں، تو ان حالات میں جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر کشمیر کا معاملہ بڑی اہمیت دن بہ دن پہلے کے مقابلے میں زیادہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اور یہ اس کا تعلق پاکستان ہندوستان کے تعلقات کے ساتھ ہے، جنوبی ایشیا کے امن کے ساتھ ہے، علاقائی سلامتی کے ساتھ ہے، علاقے کے اندر جو معاشی اور اقتصادی نقل و حرکت ہونے جا رہی ہے سی پیک کے نتیجے میں اس کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے مسئلہ کشمیر کے فریق وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ گئے ہیں اور اس کی اہمیت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تو میرا یقین ہے کہ موجودہ حالات میں مسئلہ کشمیر پر توجہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ دی جائے گی۔ لیکن ہندوستان جو کرنے جا رہا ہے جس طرح آبادی کے تناسب کو وہ بگاڑ رہا ہے اور مختلف ممالک کے حوالے سے وہ کہہ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ آنے جا رہی ہے کشمیر کے اندر، تو پھر ایسی صورتحال میں کشمیریوں کا جو مسئلہ ہے وہ دب کے نہیں رہ جائے گا؟ دیکھیے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ دن بہ دن اپنی انتہا پسند پالیسیوں کی وجہ سے اندر سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اگر آسام کا معاملہ دیکھیں، ناگالینڈ کا معاملہ دیکھیں، منی پور کا معاملہ دیکھیں، جوناگڑھ کا معاملہ دیکھیں، میگھالیہ کا معاملہ دیکھیں، یہ جو ناگالینڈ کا معاملہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ پچھلے سال ناگالینڈ والوں نے یوم آزادی ہندوستان کے ساتھ نہیں منایا، انہوں نے الگ بنایا اور ساری دنیا میں ناگالینڈ کے لوگ جو تھے انہوں نے اپنا الگ دن کا اہتمام کیا۔ اسی طرح یہ جو 5-7 ریاستیں ہیں ان کے درمیان جو علاقہ ہے وہ صرف وہ ساری کی ساری ماؤسٹ ریاستیں ہیں، اور ہندوستان کو اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کا سارا بارڈر جو ہے وہ غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ نیپال جیسے چھوٹے سے ملک کی طرف سے جو ہے ہندوستان کے زیر قبضہ علاقے کو اپنے نقشے میں دکھا کر سرکاری نقشے میں شامل کر دیا گیا ہے، تو ہندوستان کا سارا بارڈر غیر محفوظ ہو گیا ہے، ہندوستان اندر سے کمزور ہو گیا ہے، ہندوستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں، سکھ غیر محفوظ ہو گئے ہیں، عیسائی غیر محفوظ ہو گئے ہیں، بدھ مت غیر محفوظ ہو گئے ہیں، دلت غیر محفوظ ہو گئے ہیں، انٹچیبل غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ہندوستان کی سرحدیں بھی غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں، ہندوستان اندر سے بھی کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، اس صورت میں کشمیر پر اس کا فوجی قبضہ قائم رکھنا اب وہ صورت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کبھی ہندوستان کی طرف سے یہ بڑی ایک خاص پیش رفت ہے کہ ہندوستان نے کہا کہ سیاچن سے فوجیں واپس کریں، یعنی ہندوستان نے پیشکش جو کی ہے اخبارات کے ذریعے میڈیا کے ذریعے جو پہنچی ہے، تو یہ بڑی پیش رفت ہے کہ ہندوستان تو ایگریشن چاہتا ہے، فوجوں کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اگر ہندوستان فوجیں
आप तक पहुँचाएं वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन के हवाले से कि वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। ये ताज़ा खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इसी हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्विटर पैगाम में मुलाकात की अहमियत के बारे में बताते हुए लिखा कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी और बाहमी मामलात पर गुफ्तगू हुई। तारीखी मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों पर ताउन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्विटर पैगाम में मुलाकात की अहमियत के हवाले से लिखा कि तारीखी मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि इस अहम मुलाकात में आलमी और बाहमी मामलात पर गुफ्तगू हुई है। ये ताज़ा तरीन खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मुलाकात जो अब से कुछ देर पहले हो रही थी अब इख्तिताम पजीर हो चुकी है, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। इस अहम मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। ठीक लगती है, लेकिन हिंदुस्तान अपना फौजी कब्जा जमाने में और उसको कंसोलिडेट करने में इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। आज कोई लीडर कहीं मौजूद नहीं है। यासीन मलिक साहब जेल में हैं, पीर वाहिद साहब नजरबंद हैं, बाकी लोग जेलों के अंदर हैं, सईद अली गिलानी साहब अल्लाह दर्जे बुलंद करे मौजूद ही नहीं रहे। इसके बावजूद तहरीक चल रही है, इसके बावजूद एक दो शहादतें रोज़ाना हो रही हैं, इसके बावजूद हिंदुस्तानी फ़ौज को कदम कदम पे मज़ामत है। तो ये मज़ामत अब तीसरी नस्ल ने, छोटे बच्चों ने हाथ में ले ली है। ये उनके खून में मुंतकिल हो गई है, उनकी रवायात में मुंतकिल हो गई है, उनकी सोच और फिक्र में मुंतकिल हो गई है। तो गोया कि हिंदुस्तान एक अजनबी है, हिंदुस्तान एक गैर मुल्की है, हिंदुस्तान एक गासिब है कश्मीर के अंदर। और कश्मीरियों की तीसरी नस्ल ने भी, गैर नाबालग बच्चों और बच्चियों ने भी इस बात को शौरी तौर पर कबूल कर लिया है कि हिंदुस्तान का कब्ज़ा यहाँ से ख़त्म करना है। तो ऐसे हालात में हिंदुस्तान जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं हो रही। और मेरा यकीन है कि तहरीक आज़ादी 6 लाख, देखिए खान साहब ये बात याद रखें कि 6 लाख इंसानी जानों की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जा सकती, कभी नाकाम नहीं जा सकती। हिंदुस्तान को निश्चित दीवार पढ़ना पड़ेगा और ये बात रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि उसे कश्मीर के अंदर से फ़ौजें निकालनी है और उसे मुज़ाकरात के ज़रिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पूरा हल निकालना है। लेकिन सरदार साहब, जिस तरह लीडरशिप की आपने बात की कि सारी लीडरशिप जेलों के अंदर है, नौजवानों ने उस तहरीक को संभाला हुआ है, लेकिन नौजवान जब भी बाहर निकलते हैं, आज़ादी का नारा लगाते हैं, मज़म्मत करते हैं, तो पैलेट गन के ज़रिए उनकी आँखें छीन ली जाती हैं, उनकी बिनाई छीन ली जाती है। तो कैसे होगा कि नौजवानों को तो वो कत्ले आम उनका जारी है, तो तहरीक कैसे फिर आगे बढ़ेगी? देखिए, इस वक्त तक तहरीक को जो है हिंदुस्तान ने कायदीन को बंद इसीलिए किया, उसका ख्याल ये था कि क़यादत जब बंद हो जाएगी तो तहरीक रुक जाएगी, जब जमातों पर पाबंदी लग जाएगी तो रुक जाएगी, श्रीनगर की बार पर फौजी कब्जा कर लिया जाए तो तहरीक रुक जाएगी। लेकिन आप देखते हैं कि ताज़ा वाक़ात में आप देखें कि साफ़ियों पर जबर तशद्दुद, उनकी प्रॉपर्टी को इमलाक और नुकसान, उसकी डिस्ट्रक्शन। तो ये तहरीक की खूबी है, ये तहरीक का खासा है जो हिंदुस्तान के माहिरीन के तवक़्क़ुआत और अंदाज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ होकर सामने आया है कि तहरीक जो है वो छोटे बच्चे भी, नाबालग बच्चे भी, टीनेजर्स भी, कम उम्र लोग भी, मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, बड़े भी उस तहरीक को जारी रख सकते हैं। तहरीक का अपना मोमेंटम है, कुर्बानियाँ हैं और क़यादत
کہ عدم موجودگی میں تحریک کا جاری رہنا یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کی علامت ہے کہ یہ تحریک جو ہے کسی حالت میں بھی رکنے کی نہیں ہے، چونکہ ہندوستان کی طاقت میں اضافہ اور یہاں قائدین کی عدم موجودگی میں تحریک کا جاری رہنا، شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن دیکھیے جب کوئی قوم مرنے کا فیصلہ کر لے، جب کوئی قوم خوشی سے مرنا چاہے، جب کوئی قوم اپنی آزادی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے اپنی جان دینا چاہتی ہے تو پھر اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کشمیریوں نے اب شہادت کو خوشی سے قبول کر لیا ہے اور ہندوستان کا راستہ روکنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 5 فروری کا جو دن ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل کو تقویت دے گا اور ان کی اخلاقی قوت میں اضافہ کرے گا اور دنیا کے اندر جو بیداری ہے اس کو پیدا کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہوگا۔ بالکل صحیح ہے، لیکن دنیا کے کسی خطے میں اگر دیکھیں تو اس طرح کا ظلم کہیں بھی نہیں ہو رہا اس وقت، اور عالمی برادری ہو، اقوام متحدہ ہو، آنکھیں کیوں بند ہے سر؟ کھلیں گی کب آنکھیں؟ اس کا ایک سبب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ بہت وقت کچھ عرصہ پہلے تک جب سوویت یونین موجود تھا تو مغربی دنیا ہندوستان کو روس اور انڈیا تعلقات اور مغرب کے ساتھ تعلقات کے ہونے اور نہ ہونے کے نقطہ نظر سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی جو مغربی دنیا ہے وہ ہندوستان کو چین کے نقطہ نظر سے دیکھتی ہے، چین کی مخالفت کے نقطہ نظر سے دیکھتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سی پیک میں رکاوٹ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ ممالک جو سی پیک کے خلاف ہیں وہ ہندوستان کو تھپکی دے رہے ہیں۔ وہ ممالک جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہیں، پاکستان کی دفاعی قوت کے خلاف ہیں، وہ ممالک بھی ہندوستان کو تھپکی دے رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا۔ ابھی یورپین پارلیمنٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یورپین یونین نے آہستہ آہستہ اپنا رویہ تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے ہندوستان کے بارے میں کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے، اور خاص طور پر جو ہندتوا ہے اور ہندتوا کا فلسفہ ہے اور نریندر مودی کے جو اقدامات ہیں، ان کے ساتھیوں کے جو اقدامات ہیں، بی جے پی کے جو اقدامات ہیں، آر ایس ایس کے جو اقدامات ہیں، اس کے لیے ساری دنیا میں ایک ہارورڈ یونیورسٹی میں اور دنیا کی بڑی یونیورسٹیز کے اندر اس پر ڈیبیٹ اور ڈسکشن شروع ہو گئی ہے۔ یہ بات پہلے نہیں تھی۔ امریکہ کے اخبارات، نیو یارک ٹائمز، بڑی لمبی سٹوریز، جو ہے ایک یہودی اخبار ہے امریکہ کا بڑا، وہ لمبی سٹوریز میجر بڑی بینر لیڈز کے ساتھ سٹوریز چھاپ رہا ہے ہندوستان کے اندرونی حالات، ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک، اور اسی طرح اور دیگر ممالک کے اندر بھی۔ تو یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی عالمی قوتوں نے اور مغربی ممالک نے اپنے رویے میں جو تبدیلی لانی ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ سول مثلا حکومتیں خود شاید کچھ نہ کرتی ہوں، لیکن ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، پارلیمنٹ ہے، ان کے جو دانشور ہیں، ان کے میڈیا ہے، اس میں تیزی کے ساتھ یہ آواز اٹھی۔ بی بی سی اور سی این این پر پہلے کبھی کوئی ایسا پروگرام نہیں چلا جس پر ہندوستان کو اعتراض ہو، لیکن ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے پروگرامات چل رہے ہیں کہ جن میں ہندوستان کے اندر سے اس کے اندر ہونے والی خرابیوں کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میرا یقین ہے، اور یہ سارا قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ سارا تحریک جذبے کا نتیجہ ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جس وقت ہندوستان کو مجبور ہو کر کشمیریوں کے ساتھ ہی بات کرنی پڑے، پاکستان کے ساتھ ہی بات کرنی پڑے، اور عالمی برادری کو بھی توجہ دینی پڑے، خواہ انسانی حقوق کے حوالے سے دیں، خواہ وہ معاشی معاملات کے حوالے سے دیں، خواہ وہ چین کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے حوالے سے دیں، خواہ وہ اس ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے دیں، لیکن وہ یقیناً جو ہے ان حالات میں مسئلہ کشمیر پر ان کی توجہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہوتی آپ کو دکھائی دے گی انشاءاللہ۔ بالکل صحیح ہے سردار صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، سردار عتیق احمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے 5 فروری یوم یکجہتی کے حوالے سے، اور اگر دیکھیں تو پورے پاکستان اور دنیا بھر میں کشمیری اور پاکستانی جہاں بھی آباد ہیں انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ کشمیری اور پاکستانی ایک ہیں، یک جان دو قالب ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار محمد یعقوب خان صاحب جو سابق صدر آزاد ریاست جموں و کشمیر ہیں۔ سردار صاحب آپ کو خوش آمدید، اور کیا کہیں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 فروری کے حوالے سے یوم یکجہتی جس طریقے سے بنائی جا رہی ہے، آپ دیکھیں کہ بے مثال کشمیریوں کا اور پاکستانیوں کا جذبہ نظر آ رہا ہے۔ دنیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میسج لے رہی ہے اس دن کے حوالے سے؟ بہت شکریہ آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ 5 فروری کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم نے جو کہا فرمایا تھا کہ کشمیر شہر ہے پاکستان کی، وہ پاکستان کے عوام نے پروف کیا اس بات کے لیے کہ 5 فروری کے حوالے سے
पूरी दुनिया में और पर्टिकुलरली आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में हर कॉर्नर हर जगह पर कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मखलूक खुदा खड़ी रहती है। उससे मकबूजा कश्मीर के हमारे भाइयों को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है बेसिकली कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ हैं। ठीक है। तो ये इससे हमारे हौसले भी बुलंद हो रहे हैं और लोग आज तक जो कुर्बानी दे रहे हैं वहाँ पर वो अपनी आज़ादी के लिए आके खुद इरादियत के लिए दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काज है, बहुत बड़ी बात है। इस पे मैं मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, ओवरसीज़ सब कश्मीरियों की तरफ से पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये जो बेमिसाल जज्बों की अगर हम बात करते हैं, मकबूजा कश्मीर में जब कश्मीरी पाकिस्तानी परचम ले के निकलते हैं, हिंदुस्तानी फ़ौज बर्बरियत करती है, जुल्म करती है और फिर नारा लगता है हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान है हमारा, इन जज्बों को क्या नाम देंगे? देखिए यही तो बात है जो आज तक हिंदुस्तान अपना सब कुछ खो चुका। ये बात ज़िंदगी में याद रखना, जो आके खुद इरादियत थी उसका मतलब यही था यूएन में जब गए थे कि कश्मीरी फैसला करेंगे। तो हिंदुस्तान ने जो जुल्म और जो तबाही शुरू की, गाजर मूली की तरह से हमारे बच्चे और बच्चियों को जिस तरह उन्होंने काटा है, यही वजह है कि आज कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में हर कॉर्नर से पाकिस्तान जिंदाबाद की बात हो रही है। ऐसे ही है। हर मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान, उसका हर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान हमारी वक़ा है और बगैर पाकिस्तान के हमारा मुश्किल है, क्योंकि ये बात पाकिस्तान ने प्रूव की है कश्मीरियों के साथ। सही है। और पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता रहा कि भाई हिंदुस्तान टेबल पे आए, बात करे। क्योंकि मैं बहुत दफ़ा यूएन में गया, ओआईसी में गया, जब प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, तो हर कॉर्नर से, हर जगह से मैंने देखा कि पाकिस्तान भरपूर नुमाइंदगी कर रहा है। मगर बदकिस्मत है हिंदुस्तान कि अपनी साथ को ख़त्म कर गया। तो हम तो कुर्बानी देते आ रहे हैं और देते रहेंगे नस्ल दर नस्ल इंशाअल्लाह। मगर ये पैगाम ज़रूर है कि आज़ादी अल्लाह ने चाहा तो हम लेके रहेंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये समझते हैं सर कि 19 जुलाई 1947 को अभी पाकिस्तान नहीं बना था, तो करारदाद इलाके पाकिस्तान आपके आबो इजाद के घर मंजूर होती है और आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि जहाँ सज़ाए मौत हो और आज़ादी का नारा लगाने वाले का सिर्फ एक ही सज़ा थी, मौत, तो वहाँ इस तरह की करारदाद पास आना और फिर अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला वहाँ करना, आप देख सकते हैं कि आज भी उसी पे वो कश्मीरी चल रहे हैं, कश्मीरी अवाम उसी करारदाद को लेके आगे चल रहे हैं कि हमने फ़ैसला अपना पाकिस्तान के साथ ही करना है। मैं समझता हूँ कि मैं तो हर नमाज में दुआ करता हूँ अपने उस आबा अजदाद के लिए, अपने लोगों के लिए जिन्होंने उस वक़्त बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। और मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप जो थी, अल्लाह ताला आज उनको इस बात का एहसास भी और सोच भी रहे हैं। और ये अगर बात इससे पहले हुई 1947 में, तो ये क्रेडिट उनके सोच और फिक्र और विजन को गया कि आज हम आज़ादी का सुख का सांस ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए भी कि आज भी अल्लाह के करम से हम पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान की हमायत और दुआगो हैं, पाकिस्तान के इस्तेकामत की, ऐसे ही है, पाकिस्तान की मजबूती की। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अच्छा एक फ़ैसला था जिससे आज मकबूजा कश्मीर के लोग और आज सारी, आप देख लेना कि उमर अब्दुल्ला क्या कह रहा है, डॉक्टर, फिर उसके महबूब मुफ्ती साहबा क्या, सारी दुनिया इस बात पर उनको एहसास हुआ कि हमसे गलती हुई। और आज भी हिंदुस्तान अगर इंसान बने, संजीदा हो मोदी सरकार, तो जिस तरह उसने जुल्म शुरू किए हुए हैं, ये वो वक्त नहीं था। अब इसलिए कि हिंदुस्तान को एशिया का टैगर बनना था, ठीक है, मगर उसने हर पड़ोसी मुल्क के साथ तबाही और बर्बादी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा से आपकी अपील क्या होगी बाहसीयत कश्मीर? मैं एज ए जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं उनका भी शुक्रिया, शाबाश भी, और पूरी दुनिया से ये जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है अक़वाम आलम से, अक़वाम मुत्तहिदा में, कि खाली आप अगर बैठते हैं, बात करते हैं, कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं, मगर इस वक्त प्रैक्टिकल ज़रूरत है, अमल की ज़रूरत है। क्योंकि जो जुल्म इस वक्त शुरू है वो दुनिया में किसी जगह और जगह पे नहीं हो रहा है। और इस वक्त अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो आज पूरी दुनिया जो मुश्किल और अज़ाब इलाही है, तो रब की ज़ात तो मौजूद है। और ये जुल्म के साथ जो जिस तरह वो ज्यादतियाँ कर रहे हैं,
अक़वाम आलम को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि जान डाल के बात करें और कश्मीरियों को आके खुद रज़ियत का फैसला करने का मौका दिया जाए। बिल्कुल सही है, लेकिन सरदार साहब एक जो बात हिंदुस्तान ये समझता है या दुनिया समझती है कि हिंदुस्तान बड़ी मंडी है, और क्या बड़ी मंडी आना कश्मीरियों की आप समझते हैं कि कश्मीरियों के इंसाफ में रुकावट है? सर पहली बात दुनिया को ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी मंडी का जिन्होंने कहा, फाइनेंशियल जिन्होंने बात की, तो कोरोना से हिसाब देख लें कि क्या हुआ। यूरोप का अशर आपके सामने है, अमेरिका का, यूके का, पूरी दुनिया का। सवाल ये नहीं है, सवाल इंसानियत का है, एहतराम इखलाक का है। आज अगर वो ये बड़ी मंडी समझ के ये कर रहे थे तो इस बड़ी मंडी को गुज़श्ता 2 सालों से कोरोना कहाँ से कहाँ पहुंचा और क्या असर हुआ। ऐसे ही एक जो बड़ी कुव्वत है, सुपर पावर है, उनकी इखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जुल्म है वो डट के जालिम के आगे खड़े हो जाए, फिर जाके बात बनती है। बिल्कुल सही है। और ये कभी भी ना कोई सोचे कि ये हमारी अक़वाम, ये मंडी है, ये सारी दुनिया में जो हो रहा है ये हमारा फाइनेंशियली मसले बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे अगर वो इंसानियत की सपोर्ट करें तो। बिल्कुल सही है। आज के दिन के हवाले से आप कश्मीरी अवाम को मैसेज क्या देंगे? इंशाअल्लाह ये बात यकीन के साथ कर सकते हैं, एतमाद के साथ कर सकते हैं, और मकबूजा कश्मीर के अपने भाइयों को ये यकीन दिला सकते हैं कि आपकी तंगी, आपकी मुश्किलात का बहुत एहसास है, मगर इंशाअल्लाह हम सारे कश्मीरी तमाम नज़रियात अपनी जगह पर 1 पॉइंट एजेंडे पे हैं, इस पर सब इकट्ठे हैं आज़ादी पर। और इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं है, अल्लाह के हुक्म से कोशिश होगी कि कश्मीर जल्द आज़ाद हो जाए, और उस पर भरपूर तावन का पाकिस्तान के अवाम का, मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान का और तमाम हुकूमतों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है सरदार साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और ये जो लाजवाल और बेमिसाल जज्बा नज़र आ रहा है पाकिस्तानी अवाम में अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए, ये इस बात की गमाज़ी है कि कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान का हर फर्द अफसरदा भी है जो सूरत हाल देखी जा रही है, और हर बंदा जज्बाती भी है और दुआ गो भी है कि कश्मीर आज़ाद हो और पाकिस्तान का हिस्सा बने। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने